आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ बाय चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो है आरआरबी एएलपी का सीबीटी 1 का पेपर है जो कि 27 नवंबर 2024 को हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इसमें क्वांट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी आंकड़ों का माध्य 65 है और बहुलक 23 दिया है तो कह रहा है कि आनुभविक सूत्र का प्रयोग करके माध्यक ज्ञात करना है। ये फार्मूला होता है कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। माध्यिका या माध्यक दोनों एक ही बात होती है, तो बस इसमें हम वैल्यू रख देंगे। तो बहुलक का मान दिया है 23 दिया है, बराबर हो जाएगा 3 गुणे माध्यिका, इसका मान निकालना है, माइनस 2 गुणे माध्य का मान दिया है 65, तो रख देंगे। तो ये हो जाएगा 23 और 65 में 2 का गुणा करेंगे तो 130 हो जाएगा। माइनस है, जब बराबर के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 130 बराबर हो जाएगा 3 इंटू एक्स के। 130 में 23 जोड़ेंगे तो 153 हो जाएगा, और 153 में x की वैल्यू निकालने के लिए 3 से भाग कर देंगे तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, तो 3 पचे 15 और 3 एकम में 3, यानी कि इसका माध्यक क्या होगा, 51 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए प्रेक्षणों 20, 23, 25, 30, 20, 31, 32, 35, 20, 41, 42, 43, 20, 20, 20, इसका माध्यक क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो माध्यक निकालने के लिए दो फार्मूले होते हैं। यदि आंकड़ों की संख्या सम हो तो उसके लिए एक अलग फार्मूला होता है, यदि आंकड़ों की संख्या विषम हो तो उसके लिए एक अलग फार्मूला होता है। तो हम काउंट कर लेते हैं कि आंकड़ों की संख्या सम में है या विषम में है। तो काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी n की वैल्यू निकल के यहाँ से आ गई 15, जो कि विषम है। तो अगर पदों की संख्या विषम होती है तो माध्यक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। वहाँ जो पद होता है ये क्या होता है, माध्यक होता है। तो n की वैल्यू 15 रखेंगे तो 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 में 2 से अगर भाग देंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 8वां पद हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि 8वां पद क्या होता है। तो जैसे ही हमने काउंट किया, इसके बाद से हमें क्या करना होता है कि इन आंकड़ों को या तो आरोही क्रम में लिखना होता है या तो अवरोही क्रम में। तो हम आरोही क्रम में देख लेते हैं कि 8वें पे कौन सा पद आएगा। तो सबसे छोटा देखिए 20 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद से इससे बड़ा क्या है, तो 23 है तो 7 हो जाएगा, उससे बड़ा क्या है तो 25 है, यानी 8वां पद क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसीलिए इन आंकड़ों का माध्यक होगा वो क्या होगा, 25 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप हैं, जहां पे दिया बी सी अपान ई एफ बराबर है 1/4 के। तो आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ डिवाइडेड बाई क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का मान कितना होगा। तो देखिए, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं में जो अनुपात होता है वो समान होता है, और जो उनका क्षेत्रफल होता है उनकी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी उनके वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर बी सी की वैल्यू अगर 1 हम मानते हैं तो त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा वो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 निकल के आ जाएगा, डिवाइडेड बाई अगर ई एफ की वैल्यू अगर 4 है तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या निकल के आ जाएगा, इस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए बी सी और डी ई एफ त्रिभुज के बीच में अनुपात निकल के आ गया, 1/16 निकल के आ गया। आपसे पूछ क्या रहा है कि त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात, तो बस इसी का हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो 1/16 का उल्टा करेंगे तो 16 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की 7/5 हो जाती है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या होगी, ये आपको बताना है। तो अगर मैं मान लेता हूं कि जो मूलधन है वो 5 रुपया है, तो उसकी 7/5 हो जाती है, इसका मतलब कितने रुपए का ब्याज मिलता होगा, 2 रुपये का, तभी तो बढ़ के 7 हो जाएगी। और कितने वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए। रेट हमें निकालना है तो आर मान लेते हैं,
डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। तो 5 चौक को 20, 20 पचे 100, इस 5 का इस 2 में गुणा करेंगे तो आर की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 10% निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वही संख्या प्राप्त होती है, उसी संख्या का 60% कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ से हम 60% की फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल देंगे। तो 60% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 60/100। इसको लिख सकते हैं, इसको 0 से 0 कट कर देंगे, 2 से कट करेंगे तो 3 बार, और इसको करेंगे तो ये 5 बार जाएगा। यानी अगर हम संख्या 5 मानते हैं तो उसका 60% किसके बराबर होगा, तो 3 के बराबर होगा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 60% को 120 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप वही संख्या प्राप्त होती है। तो देखिए ये 60% है, इसमें क्या जोड़ेंगे कि 5 के बराबर हो जाएगा, तो हम 2 जोड़ेंगे तो 5 के बराबर हो जाएगा। इसी 2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कि 120 जोड़ने पे यानी 120 हो जाएगा। यहाँ से 1 की वैल्यू हम निकाल देंगे तो 2 से भाग देंगे तो 60 हो जाएगा ये। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि उसी संख्या का 60% कितना होगा। तो संख्या का 60% किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो 3 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 1 की वैल्यू 60 है तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 गुणे 3 यानी 180 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 3 में दिया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको भिन्नात्मक रूप में 6.4646 का सही व्यंजक क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 6.46 और इसके ऊपर क्या हो जाएगा बार, क्योंकि 4 6 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। और मैं बता चुका हूं कि किसी संख्या के ऊपर अगर बार होता है उसको भिन्नात्मक रूप में लिखना होता है तो सबसे पहले पूरी संख्या लिख लीजिए। तो 646 हमने संख्या लिख ली, उसमें से माइनस कर देंगे जितने के ऊपर बार नहीं है। तो सिर्फ 6 के ऊपर बार नहीं है तो 6 माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाई जितने संख्याओं के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिख देते हैं। तो 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिख देंगे। अब बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो 646 में से 6 घटाएंगे तो 640 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 99 हो जाएगा। तो 640/99 वो भिन्नात्मक रूप हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। नीचे व्यंजक दिया है, इसको सरल करना है। तो देखिए ये अगर इसको ध्यानपूर्वक देखें तो ये a² - b² का फॉर्मूला बना रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a - b। तो हम लिख लेंगे 4.32 और प्लस 2.64 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 4.32 और माइनस 2.64, और नीचे जो है वो लिख देंगे तो 1.68। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 6.96। गुणे हो जाएगा, घटा लेते हैं तो 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, 12, 12 में से 6 जाएगा 6 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा, और नीचे बच जाएगा 1.68 हो जाएगा। तो 1.68 से 1.68 कट जाएगा तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा 6.96, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आलेख का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आलेख कह रहा है कि अलग अलग दुकानों द्वारा एक सप्ताह में बेची गई वस्तुओं की संख्या को दर्शाया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दुकान बी, जो कि ये है, की तुलना में दुकान सी ने कितने प्रतिशत अधिक वस्तुएं बेची हैं। तो देखिए सी ये है तो बी ने बेचा है 1250 वस्तुएं और सी ने बेचा है 1500। तो कितना अधिक है, तो 1250 से 1500 कितना अधिक है, तो 250 अधिक है। और पूछ किससे रहा है, तो मैं बता चुका हूं कि जिन संख्याओं के साथ का की से ऐसे जुड़ा होता है उनको हमेशा हर में लिखते हैं। तो बी की तुलना में, तो बी का क्या है 1250 है तो लिख देंगे, प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, 25 से कट करेंगे तो 25 5 125, 5 से भाग देंगे तो 20 बार जाएगा, यानी 20% अधिक उसने वस्तुएं बेची, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरल कीजिए cos 45 अंश डिवाइडेड बाई tan 30 अंश प्लस cot 60 अंश किसके बराबर है। तो cos 45 अंश की वैल्यू होती है 1/2 में 2 होती है, लिख देंगे, डिवाइडेड बाई tan 30 अंश का मान होता है 1/2 में 3 होता है, और प्लस
कॉट 60 अंश का मान भी 1/3 होता है, और बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 1/2, नीचे क्या हो जाएगा, दोनों का हर समान है तो ऊपर जुड़ जाएगा, तो 2 बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसका ऊपर गुणा हो जाएगा और इसका इसमें गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब √3 का 1 में गुणा करेंगे तो √3 हो जाएगा, और जब 2 का कर्ण में 2 में गुणा करेंगे तो 2 कर्ण में 2 हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सरल रूप हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x अनुपात y बराबर 8:3 है तो x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो x की वैल्यू मान लीजिए 8 और y की 3 मान लीजिए, तो x प्लस वाई कितना निकल के आ जाएगा, 11 निकल के आ जाएगा, और x माइनस वाई कितना निकल के आ जाएगा, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो इनके बीच अनुपात क्या निकल के आ जाएगा, 11:5 का, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिया गया है कि एक घन सेंटीमीटर मार्बल का वजन जो है वो 25 ग्राम है, और कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर चौड़ाई 5 सेंटीमीटर मोटाई वाले एक घनाभीय मार्बल ब्लॉक का वजन 112 किलोग्राम है, तो ब्लॉक की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए, एक घन सेंटीमीटर की 25 ग्राम है, तो 112 किलोग्राम में कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो बस क्या करेंगे, किलोग्राम को इसमें ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे और डिवाइडेड बाई 25 कर देंगे। तो 25 से करेंगे तो 25 चौको कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। यानी ये जो बराबर हो जाएगा उस घनाभी ब्लॉक के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, लंबाई निकालनी है, चौड़ाई आपको दिया है 28 दिया है, और मोटाई 5 सेंटीमीटर दिया है। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 28 चौके होता है 112, 4 बार जाएगा, और 5 से कट करेंगे तो 5 × 8 = 40, 8 बार जाएगा। यानी यहाँ से एल की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 8 में 4 का गुणा करेंगे तो 8 चौको 32 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचाता है। इससे व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि आपसे पूछ रहा है। तो अगर इनकम इसको आई लिख लेते हैं, एक्सपेंडिचर व्यय, और सेविंग एस लिख लेते हैं। अगर उसकी इनकम 100 है तो कितना बचा रहा है, तो 30% बचा रहा है, और तब खर्च कितना करेगा, तो 70% खर्च करेगा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके आय में 20% की वृद्धि होती है। तो 20% का मतलब क्या हो जाएगा कि 20 की वृद्धि हो रही है, क्योंकि 100 वैल्यू है, और कह रहा है कि वह पिछली बचत से भी 20% अधिक बचाता है। तो पिछली बचत थी 30 की, इसका 20% निकालेंगे तो 6 रुपया हो जाएगा, यानी कि अब वह 6 रुपये अधिक बचाता है। तो देखिए, इनकम में टोटल 20 की वृद्धि हो गई है, बचत में 6 की वृद्धि हुई है, तो व्यय में कितने की वृद्धि होनी चाहिए, तो इस 20 में से 6 घटा देंगे, यानी 14 की वृद्धि होनी चाहिए। और इसको प्रतिशत में पूछ रहा है, तो 14 की वृद्धि हुई है कितने पे, 70 पे हुई है। तो प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 14 से भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा, और 100 में जब 5 से भाग करेंगे तो 20% क्या हो जाएगा, उसके व्यय में वृद्धि होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 48 पुरुष एक काम को 5 ही दिनों में कर सकते हैं, जबकि 40 महिलाएं उसी काम को 9 दिनों में कर सकती हैं। 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कि 48 जो मेल हैं वो उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में। आगे कह रहा है कि जो 40 फीमेल हैं वो कितने दिन में कर रही हैं, उसी काम को 9 दिन में। तो यहाँ से मेल और फीमेल की इफिशियंसी का रेशियो हम निकाल देंगे। तो 8 से कट करेंगे तो 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 6 बार जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ से इसको 3 से कट करेंगे तो 3 दूना के 6 और 3 3 9 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से मेल और फीमेल की इफिशियंसी का रेशियो निकल के आ जाएगा, 3/2 निकल के आ जाएगा। तो या तो मैं इसमें रख दूँ या तो इसमें रख दूँ, तो आपको टोटल कार्य निकल के आ जाएगा। तो रख दीजिए, तो टोटल कार्य हो जाएगा आपका 48, और गुणे मेल की इफिशियंसी कितनी है, 3 है, तो 3 रख देंगे, और गुणे 5 हो जाएगा। ये टोटल कार्य हो जाएगा। और इस कार्य को कराना किससे है, तो 4 पुरुष, और पुरुष की इफिशियंसी कितना दिया है, 3 है, तो 4 पुरुष की कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, प्लस 6 महिलाएं, तो महिला की इफिशियंसी है 2, 6 महिलाओं की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो 6 दूना के 12 हो जाएगी। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ऊपर क्या है, 48 × 3 × 5, और 12 में 12 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 से कट करेंगे तो 24 दूना के 48, 2 बार, 5 × 15, और 15 दूना के 30, यानी 30 दिन में वो इस कार्य को कर लेंगी, जो कि ऑप्शन नंबर
3 में दिया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 36 के पावर 1/6 इसका मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, इस होल के पावर 1/6 है। अब ये जो दोनों पावर है इनका आपस में गुणा हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 6 के पावर 2/6। इस 2/6 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 निकल के आ जाएगा। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 6 के पावर 1/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम 84 है। यदि संख्याएं 2:3 के अनुपात में है तो संख्याओं का योग क्या होगा, ये आपको बताना है। मैं मान लेता हूं कि संख्याएं 2 और 3 ही हैं, तो अगर संख्याएं 2 और 3 ही हैं तो इनका एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, तो 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो एलसीएम 6 निकल के आ गया। लेकिन क्वेश्चन में दिया क्या कि एलसीएम कितना होना चाहिए, 84, तो यानी इसे 6 की वैल्यू 84 दिया है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 14 6 84 यानी 14 हो जाएगा। और आपसे पूछ रहा है कि संख्याओं का योग क्या होगा, तो संख्याएं 2 और 3 हमने मानी है, तो योग इसका क्या हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा। इस 5 का मान आपसे पूछ रहा है, तो बस क्या करेंगे, 14 में 5 का गुणा कर देंगे। तो 14 में 5 का गुणा करेंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 70, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ होता है यदि उसने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा होता। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 826 है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। मैं बता चुका हूं कि अगर किसी व्यक्ति को कुछ लाभ हो रहा है और कुछ डिस्काउंट दिया जा रहा है उसके अंकित मूल्य पे, तो अंकित मूल्य और उसके क्रय मूल्य में एक संबंध होता है, वो ये होता है कि MP/CP ये बराबर होता है 100 और प्लस प्रॉफिट के, और डिवाइडेड बाय ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट के बराबर होता है। इन दोनों का जो अनुपात होता है, तो यहाँ से हम कर देंगे तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 18% का, तो 100 में 18 जोड़ेंगे तो 118 हो जाएगा। और डिस्काउंट, तो डिस्काउंट यहाँ पे 0 है क्योंकि वो अंकित मूल्य पे ही बेच रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस 118 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है कि 826 दिया है। कितने गुना है, तो ये 7 गुना है। तो अगर ये 7 गुना है तो ये भी क्रय मूल्य जो होगा वो 100 ना होकर इसका 7 गुना हो जाएगा। तो 100 का 7 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 700 रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 256 पाई मीटर स्क्वायर है, तो इसका व्यास कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो हमें पता है कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो ये होता है कि 4 पाई r स्क्वायर होता है। इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है 256 पाई। बस इसको सॉल्व करके आर की वैल्यू निकाल देते हैं, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से भाग देंगे तो 4 × 6 = 24, 1 16, 4 × 4 = 16। यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 64 का रूट लेंगे तो इसको लिख सकते हैं 8 × 8 लिख सकते हैं। तो r की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 8। और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्यास बराबर होता है 2 × त्रिज्या, और त्रिज्या r का मान 8 रखेंगे तो 8 में 2 का गुणा करेंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 16 मीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, हालांकि वह एक गलत बाट का प्रयोग करता है जिस पर 200 ग्राम लिखा तो है लेकिन वह वास्तव में वजन उतना नहीं है। इस गलत बाट का उपयोग करके वह 25% का लाभ कमाता है, तो उपयोग किए गए बाट का वास्तविक माप क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए वो दे कितना रहा है, तो दे 200 ग्राम रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना दे रहा है ये हमें नहीं मालूम है। लेकिन इससे वो लाभ कितना कमा रहा है, तो 25% का लाभ कमा रहा है। इस 25% की वैल्यू होती है 1/4 होती है, यानी कोई 4 रुपये की चीज़ है तो उस पर 1 रुपये का लाभ कमा रहा है, यानी कि 5 पे बेच रहा है और 4 पे खरीद के लाया है। बस इसको बराबर कर देंगे 5/4 के, यहाँ से x का मान निकाल देंगे तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20, 40 हो जाएगा, और 40 का 4 में गुणा करेंगे तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा, 160 ग्राम निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अमिता अपनी दोस्त अमृता से 2 साल बड़ी है। अमिता के पिता की उम्र जो है वो अमृता के दोगुनी है, और अमृता की उम्र जो है उसकी बहन से दोगुनी है। अमृता के पिता और अमृता की बहन की जो उम्र है उनके बीच में 43 साल का अंतर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमिता और अमृता की उम्र में कितना अंतर होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में ऊपर दिया है, पहली वाली लाइन को अगर पढ़ें तो अमिता अपने दोस्त अमृता से 2 साल बड़ी है,
और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अमिता और अमृता की उम्र में कितना अंतर होगा। तो जब 2 साल उससे बड़ी है तो उसकी उम्र में जो अंतर होगा वो भी 2 साल का ही होगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 2 साल का हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो व्यक्ति 56 किलोमीटर दूर दो स्थानों से एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाते हैं। पहले व्यक्ति की जो गति है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे की 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वे एक ही समय पर गाड़ी चलाना शुरू करते हैं तो कितने समय बाद वे 4 किलोमीटर दूर रह जाएंगे। तो देखिए, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 56 किलोमीटर दूर है ये। तो कह रहा है कि कितने समय बाद इनके बीच का जो गैप होगा वो 4 किलोमीटर हो जाएगा। यानी इसके द्वारा और इसके द्वारा जो तय की गई दूरी होगी, बस इसमें से 4 घटा देंगे, यानी कि 52 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे दोनों मिलके। तो देखिए, ये इधर जा रहा है और ये इसकी तरफ आ रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत चलेंगे तो उस कंडीशन में जो इनकी नेट स्पीड होगी वो इन दोनों के स्पीड के सम के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से नेट स्पीड क्या निकल के आ जाएगी, तो 12 और प्लस 14 हो जाएगा, और 12 में 14 जोड़ेंगे तो 26 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी नेट स्पीड निकल के आ जाएगी। और 52 किलोमीटर दूरी को तय करने में 26 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कितना समय लगेगा, तो 26 से 52 में भाग करेंगे तो 2 घंटा, यानी 2 घंटे बाद वो कितनी किलोमीटर की दूरी पर आएंगे, तो 4 किलोमीटर की दूरी पर आएंगे। आपसे समय पूछ रहा है तो 2 घंटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो इस तरीके से ELP CBT 1 का जो 27 नवंबर 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसमें क्वांट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हमने एक एक करके डिस्कस कर लिया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अगर पसंद न आए तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। आप अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।